मतलब मेरे ऊपर आरोप भी लगा और मैं उसकी सभाएं में कुछ कह रहा हूँ तो मैं बात को बढ़ा रहा हूँ। तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से पार्लर वाली से दुश्मनी मानते थे या चिढ़ते थे, उन्हें ये भी स्वीकार नहीं होता था कि ये आदमी आखिर उनको समझा भी क्यों रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने स्वयं अपने वीडियो में ये दिखाया है कि हमारे पास जो है 20-20 आईडी बनी हुई, मतलब एग्जैक्ट गिनती नहीं बता रहा हूँ, अनुमानित आंकड़ा है ये कि 10-20 आईडियाँ भी अगर हैं तो उनका क्या काम है। वो आईडी किस लिए बनाई गई? वो आईडी इसीलिए बनाई गई हैं कि उनका जो है इस्तेमाल समय समय पर अपने ही बचाव के लिए किया जाए। तो उन्होंने गोबर तो उठा तो लिया अपनी जुबान पर, लेकिन जब वो मेरे तक पहुंचेंगे ही नहीं, मेरे पास आएंगे ही नहीं, तो वो गोबर उनकी जुबान पर ही रह जाएगा। लेकिन लोग तो यहाँ पर जो है इस तरह से ठेकेदार बन गए कि शिवानी ने तो ऑफिस अभी खोला है, लेकिन लोग तो पहले से ही ऑफिस खोल के बैठ गए। प्रमाण पत्र बांटने लगे कि कौन शिवानी का सपोर्टर है, कौन शिवानी का विरोधी है। कि वो कहते हैं ना कि जब बराबरी ना कर सको तो बदनामी शुरू कर दो, लेकिन कहने वाले ये भूल जाते हैं कि बदनामी से हम बदनाम हो सकते हैं लेकिन नाकाम नहीं हो सकते। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा काम था, बल्कि ये कहें कि किसी सरकारी काम के कारण घर का काम जो है ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए कल का ब्लॉग नहीं आ पाया। अब वो क्या था, अगर समय बचा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। और साथियों, कल मैंने पंकज भाई का ब्लॉग देखा था, तो पंकज भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम उन्होंने मुझे याद तो किया। भले ये गाली गलौज का जो दौर चल रहा है या कंट्रोवर्सी का दौर चल रहा है, इस कारण उठे हुए विवाद को शांत करने के लिए ही सही, कम से कम आपने मुझे याद तो किया। तो पंकज भाई की भी मैं बात करूंगा, लेकिन पंकज भाई जो हैं हमारे इतने महान हैं कि एक ब्लॉग में उनकी महिमा का बखान कर पाना संभव नहीं है। तो आज के ब्लॉग में अगर समय मिला तो करूंगा, नहीं तो उनके लिए कल एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। और जैसा कि पंकज भाई ने कहा है कि मैं उनके लिए ब्लॉग लाऊं तो बिल्कुल लाऊंगा, और वो जो भी पूछना चाहते थे उन सभी चीज़ों का जवाब दूंगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैंने जो ये टाइटल लगाया है कि एक अब बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ का खुलासा हुआ है, तो वो मेरे लिए तो ज़रूरी है, आपके लिए या इस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए अन्य लोगों के लिए भी ज़रूरी हो सकती है अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो। और वैसे तो खैर नॉर्मल बात ही है। साथियों, एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अभी तक मेरे पास जो भी कमेंट आ रहे थे या उन कमेंट के ऊपर जो भी दूसरे लोग वीडियो बना रहे थे, वो सारे कमेंट आम पब्लिक के नहीं थे। मतलब आम पब्लिक का कोई बंदा मेरे पास इस तरह के कमेंट नहीं करता था। वो कमेंट इस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए किसी यूट्यूबर की ही फेक आईडी के थे। मतलब कोई यूट्यूबर जो बहुत सारी फेक आईडी बनाए हुए हैं, वो अपने बचाव में अपनी ही फेक आईडी से कमेंट करता था मेरे वीडियो पर। और साथियों, आज के वीडियो में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग इतने समझदार हैं कि अगर मैं इशारों में भी बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि नाम लेकर फिर एक नए विवाद को मैं जन्म देना नहीं चाहता हूं। और जब मैं नाम नहीं लूंगा तो मेरे पास ये भी कहने को रहेगा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। साथियों, अभी पिछले ब्लॉग जो मैंने डाले थे जिसमें एक इमोजी को लेकर कुछ चर्चा हुई थी, तो उसी ब्लॉग में जो है मेरे पास कमेंट आए थे, तो जिसमें मुझसे ये कहा गया कि आपको शर्म नहीं आती, मतलब आप पागल हो जो एक नए विवाद को जन्म दे रहे हो। तो मैंने उनको कमेंट करके ये भी रिप्लाई दिया था कि भाई ये बताइए कि आप सो रहे हो और अचानक से कोई आए और आपसे ये कहने लगे कि तू चोर है, तूने चोरी की है, और आपके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा के और आपको पूरी पब्लिक के सामने जलील कर दे, और आप समझ भी ना पाएँ, जब तक आप समझें कि बात क्या है क्या नहीं है, और जब आप अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश करें, तब तक दूसरा जो है इल्ज़ाम ये लगाने लगे कि लो अब तुम बात को बढ़ा रहे हो, सफाई दे रहे हो। तो यही कुछ हुआ मेरे साथ। मतलब मेरे ऊपर इमोजी को लेकर जो भी आरोप लगे, हालांकि वो बात अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी चर्चा करना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बात साफ नहीं हो पाएगी। तो इमोजी को लेकर जो भी मेरे ऊपर आरोप लगे, तो मैं तो सख्ते में आ गया कि भाई ये अचानक क्या हो गया। मेरे पास तो प्रूफ भी था, मैंने वो प्रूफ भी दिखाया। उसके बाद में भी जिस कमेंट के लिए मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग समझ सकते हैं, जो यादव थी, उनका कमेंट आता है कि आप अपनी तरफ से फिर बात बढ़ा रहे हो। मतलब मेरे ऊपर आरोप भी लगा और मैं उसकी सभाएं में कुछ कह रहा हूं तो मैं बात को बढ़ा रहा हूं। तो इस बात से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो है कोई आम पब्लिक का आदमी नहीं है या आम पब्लिक की कोई आईडी नहीं है, ये एक यूट्यूबर की ही आईडी है जो अपने बचाव में अपनी फर्जी आईडी से अपने लिए कमेंट करता है। और फिर मैंने
फ्लैशबैक में सोचना शुरू किया कि इस आईडी से जो मेरे पास कमेंट आते थे उनका क्या मतलब था। तो साथियों, बात ये है कि जैसे पार्लर वाली से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इस कंट्रोवर्सी में, तो मैं तो सबको समझाने का प्रयास करता रहा। हालांकि उसके लिए भी मेरे ऊपर बहुत अब ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि तुम्हारी बात समझता ही कौन है। तो चलिए उसकी बात मैं करूँगा। तो इस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उनमें से कुछ लोग जो हैं पार्लर वाली से व्यक्तिगत रूप से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें ये स्वीकार नहीं होता है कि कोई व्यक्ति पार्लर वाली को समझाने का भी काम करे। और मैंने शुरू से ही पार्लर वाली को समझाने का काम किया। बाकी सारे तो उनके विरोध में ही थे, सीधे सीधे मतलब एक तरफा मोर्चा था, सभी लोग उनके विरोध में थे। केवल मैं ही था जो उनको समझाने का प्रयास कर रहा था और समझाने का काम कर रहा था। तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से पार्लर वाली से दुश्मनी मानते थे या छिड़ते थे, उन्हें ये भी स्वीकार नहीं होता था कि ये आदमी आखिर उनको समझा भी क्यों रहा है। इसी के चलते मेरे ऊपर जो है आरोप लगाए जाने लगे कि मैं जो है भड़काने का काम कर रहा हूँ। मतलब बेमतलब की बातचीत, कोई लॉजिक नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं किसी व्यक्ति को समझा रहा हूँ तो मैं उसको भड़का रहा हूँ, जबकि हकीकत ये है कि उस शख्स को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मैं पार्लर वाली को समझा ही क्यों रहा हूँ। तो जब उसको कुछ नहीं मिला तो अपनी भड़ास निकालने के लिए इस तरह का मेरे पास कमेंट किया कि मैं जो है उनको भड़का रहा हूँ। मतलब इतनी अच्छी भाषा, इतनी सरल भाषा, इतनी मतलब जो है क्रिस्टल क्लियर भाषा में जब मैं समझाता हूँ तो इसको भड़काना कह देते हैं। तो फिर ये बताइए, अगर ये भड़काना है तो वास्तव में भड़काना क्या चीज़ होती है? उसके लिए लैंग्वेज कौन सी प्रयोग होती होगी अगर इसको आप भड़काना कहेंगे? तो मतलब कोई तुकतान नहीं, कोई सिर पैर नहीं बात का, फालतू में ही कि मैं पार्लर वाली को भड़का रहा हूँ। और एक ने कमेंट ये किया और उसी कमेंट को लेकर दूसरे ने वीडियो डाल दिया। मतलब कमेंट ये किया गया कि मैं मिर्च मसाला लगाकर बात को बढ़ा रहा हूँ, और उनके ही दूसरे यूट्यूबर साथी ने जो है तुरंत इसी चीज़ को उठा के वीडियो बना दिया कि हाँ मिर्च मसाला लगाकर बात को बढ़ा रहे हैं। तब मैंने जो है दूसरा वीडियो ये डाला था कि इस तरह से समझाना, मिर्च मसाला लगाना कहाँ होता है। मैं वो वीडियो नहीं डालता, आप सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये तो सब एक यूट्यूबर की ही फेक आईडी है, उसी से ये कमेंट आ रहे हैं। और कुछ शख्स इसमें ऐसे भी थे जो ये जानते थे कि ये जो है फेक आईडी उन यूट्यूबर की है, क्योंकि वो भी इनके साथ जो है काफ़ी घुले मिले थे, उनको ये बात पता थी, तभी वो इनके कमेंट पर वाहवाही कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पार्लर वाली को समझा भी रहा था तब भी जो है इन लोगों को इतनी ज़्यादा चिढ़ होती थी कि ये अपनी दूसरी नकली आईडी से मेरे पास कमेंट करते थे और ये कहते थे कि मैं मामले को बढ़ा रहा हूँ, मिर्च मसाला लगा रहा हूँ। और जब इन्हें लगा कि मेरी इस बात का भी कोई असर नहीं होगा तो इन्होंने बीच में मेरी धर्मपत्नी को भी उतार लिया। अब कमेंट आया कि मैं जो है अपनी धर्मपत्नी को इस कंट्रोवर्सी में लाऊं, तो पार्लर वाली जिस तरह से दूसरों को गालियां देती हैं, इस तरह से जो है अपनी पत्नी को बीच में लाइए, वो इनको गालियां दें और वो पार्लर वाली उनको गालियां दें, तो फिर आपके व्यूज बढ़ेंगे और आपको जो है फिर पता लगेगा। तो कमेंट आया, दूसरे ही दिन उस पर वीडियो बन गया कि अपनी धर्मपत्नी के लिए कहा तो बहुत बुरा लगा। तो इन सारी सिमिलर चीज़ों का, समान चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि ये किसी यूट्यूबर की ही आईडी हैं, जिसमें जो है एक फेक आईडी से कमेंट करके वो बात कही जाती है और दूसरा जो है उसी टॉपिक को उठा के वीडियो बना देता है। तो कहने का मतलब है कि आम पब्लिक में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बातों का विरोध करता। केवल जो है व्यक्तिगत रूप से पार्लर वाली से जो लोग चिढ़ते हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं जो है पार्लर वाली को समझाने का भी प्रयास करूं। और जब इनकी पोल खुलती है तो उसके बाद में हम इस कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते। ऐसे कह के अपना जो है पल्ला झाड़ लूँ। मेरे पास मेरे मोबाइल में मेरी केवल 3 आईडी बनी है। एक आईडी से मेरा चैनल चल रहा है, दूसरा रिकवरी ईमेल है और तीसरा बिजनेस क्वायरी के लिए जो डालते हैं, हालांकि मैंने अभी ऐड नहीं किया है, लेकिन तीसरी आईडी वही बनी है। लेकिन यहाँ पर ऐसे यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने स्वयं अपने वीडियो में ये दिखाया है कि हमारे पास जो है 20-20 आईडी बनी हुई है, 20-20 आईडी। अब आप सोचिए एक यूट्यूबर के पास में 20-20 आईडियों का क्या काम है। मतलब एग्जैक्ट गिनती नहीं बता रहा हूँ, अनुमानित आंकड़ा है ये कि 10-20 आईडियाँ भी अगर हैं तो उनका क्या काम है। वो आईडी किस लिए बनाई गई? वो आईडी इसीलिए बनाई गई हैं कि उनका जो है इस्तेमाल समय समय पर अपने ही बचाव के लिए किया जाए, और वही हो रहा है। तो असल में ये जो आरुषि यादव नाम की आईडी है,
या एक संजना यादव नाम की आईडी है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, मतलब ये है ही नहीं। ये केवल कुछ यूट्यूबरों की फेक आईडी हैं। तभी तो जो है अपने ही बचाव के लिए बेसिर पैर की बातों को जो है मुद्दा बनाकर मेरे पास कमेंट करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब साथियों, मैं बात करूंगा इस बात के ऊपर कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे, और मैंने कुछ आइडिया ब्लॉक कर दी, कुछ चैनल भी ब्लॉक कर दिए, लेकिन मेरे कुछ कमेंट करने वाले साथी या जैसे गीता देवी वीडियो के माध्यम से ये बता देती हैं कि किसने मेरे लिए क्या कहा। हालांकि मैंने सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि आप लोग कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि उन लोगों के लिए मेरे दिमाग में केवल एक ही जो है हल है कि जैसे हम किसी को गोबर मारना चाहते हैं, उठा के उसके ऊपर फेंकना चाहते हैं, तो हमने अपने हाथ में गोबर उठा लिया। अब वो गोबर जो है हम उसके ऊपर तभी तो मारेंगे जब वो बंदा हमारे सामने होगा, और अगर वो बंदा हमारे सामने नहीं आया तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, गोबर से हमारे हाथ खराब हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग समझदार हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे लिए गंदा बोल रहे हैं या मेरे लिए गंदी सोच रखते हैं अपनी जुबान पर, जिन्होंने गोबर भर रखा है, तो उन्होंने गोबर तो उठा तो लिया अपनी जुबान पर, लेकिन जब वो मेरे तक पहुँचेंगे ही नहीं, मेरे पास आएंगे ही नहीं, तो वो गोबर उनकी जुबान पर ही रह जाएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने कुछ आईडीज, कुछ चैनल ब्लॉक कर दिए, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मुझे ये चीज़ ना बताई जाए कि किसने मेरे लिए क्या कहा। मैं गीता देवी से भी ये कहूँगा कि आप उत्तर दीजिए किसी भी बात का, मतलब कुछ भी कहिए, मेरा नाम लीजिए, सब चीज़ें सही हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा कभी भी आपको, लेकिन ये ना बताइए कि उसने मेरे लिए क्या कहा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसने क्या कहा, मुझे सुनना ही नहीं है उसकी बात। वो अपनी जुबान पे गोबर लिए घूमता रहे, क्योंकि ये होता है ना साथियों कि जब कोई कुछ कहता है और आपको सुनाई पड़ जाए तो फिर उसका उत्तर देना एक मजबूरी बन जाती है। तो इसी तरह मुझसे कुछ कहा गया तो मैं एक दो बातें क्लियर करूंगा कि मुझसे यह कहा गया कि मैं बिन पेंदी के लोटे की तरह इधर उधर लुढ़क जाता हूँ। अब बिन पेंदी के लोटे की तरह लुढ़कने का मतलब ये हुआ कि मैं दोनों पक्षों की बात करता हूँ, तो इसके भी अलग अलग मायने होते हैं। जैसे अगर कोई चोर है, चोरी करते हुए पकड़ जाए, और कोई व्यक्ति जो है थाने में जाकर ये कहे कि जब पुलिस वाले कहें कि ये चोर है तो वो कहे हाँ सही है, और वो चोर ये कहे कि हमारे घर पे खाने को नहीं था इसलिए हमने चोरी की, तो वो कहे हाँ ये भी सही है। जब वो दोनों लोगों को सही बताए तो ये हो गया बिन पेंदी का लोटा इधर उधर लुढ़कने वाला। लेकिन वो व्यक्ति अगर ये कहता है कि पुलिस वाले ने कहा कि तुम चोर हो, तो उसने कहा सही है, एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष अगर चोर ये कहता है कि मेरे घर पर खाने को नहीं था, मैंने चोरी की, और अगर वो व्यक्ति उस चोर को ये समझाता है कि तुम्हारे पास अगर खाने को नहीं था इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपराध करने लगो, चोरी करने लगो, तुम्हारे पास खाने को नहीं था तो तुम मेहनत मजदूरी करके भी खा सकते थे, तो उस व्यक्ति ने उस चोर को समझाया। अब इस समझाने को अगर लोग ये कहने लगे कि नहीं, इसने जो है चोर का भी साइड लिया, इसने पुलिस वाले का भी साइड लिया, ये बिन पेंदी का लोटा है, तो वो बिन पेंदी का लोटा कैसे हो गया? उसने सही को सही और गलत को गलत कहा, और वही काम मैं यहाँ पर कर रहा था। भाई मेरी किससे दुश्मनी थी? मैंने सभी को समान रूप से समझाने का ही काम किया। ऐसा तो था नहीं कि मैं किसी एक पक्ष में था, पार्लर वाली के ही पक्ष में था, दूसरे पक्ष को गालियां दे रहा था। ऐसा कभी हुआ है? किसी एक भी इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई कोई भी महिला या पुरुष हो, मैंने किसी को गालियां दी? महिलाओं का यहाँ तक सम्मान किया, उनके नाम के आगे जी लगाया, जबकि अगर मैं नहीं लगाता तब भी चल जाता, लेकिन अधिकतम मैंने उनके नाम के आगे जी लगाया। और उन्होंने क्या इज्जत रखी मेरी? उन्हें वीडियो बनाते वक्त ये ख्याल भी नहीं आता है कि ये व्यक्ति जो है हमसे इस तरह की बात करता है तो हमको इससे किस तरह की बात करनी चाहिए। मुझे बिन पेंदी का लोटा बता दिया। मैं तो सभी को समझाने का प्रयास कर रहा था, ऐसा तो कह नहीं रहा था कि नहीं पार्लर वाली ही सही है और आप लोग भी सही हैं अपनी जगह पर। जब आप लोगों ने कहा कि पार्लर वाली को समझाओ तो हमने उनको समझाने का प्रयास किया। ये बात तो आप लोग खुद ही कहते हैं कि मैं 6-7 महीने से उनको समझा रहा हूँ, तो वो मेरी बात समझ ही कहाँ रही है। तो बिन पेंदी का लोटा कैसे हो गया ये बताइए? मैं तो शुरू से ही वही काम कर रहा हूँ जो अब भी कर रहा था, मैंने कुछ अलग काम तो कर नहीं दिया। ये कहा जाने लगा कि मैं इधर भी लुढ़क जाता हूँ, उधर भी लुढ़क जाता हूँ। मैं किस तरफ लुढ़क गया? मैं तो जहाँ पर था वहीं पर था। मैं तो सभी लोगों को बराबर समझा ही रहा हूँ, लुढ़कने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद में जो है मेरी धर्मपत्नी के ऊपर वीडियो बना दिया गया। अब ये बताइए, आप लोग ये कहते हैं कि पार्लर वाली जो है दूसरे के परिवारों को घसीट लेती हैं, पार्लर वाली ये कहती हैं कि आप लोग उनके परिवार को घसीट लेते हो। चलिए ये तो आप लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया हो गई, लेकिन मेरी धर्मपत्नी को बीच में लाने का क्या तुक था भाई?
हमने किसके परिवार को घसीटा था? हमने किसके लिए गलत बोला था? हमने तो किसी के लिए गलत नहीं बोला था। जो उनको बीच में लाने की कोशिश की गई और फिर ये कहा गया कि अपने लिए बोला तो खराब लगा। तो खराब लगने की तो बात ही थी भाई। या तो हम भी इस कंट्रोवर्सी में शामिल होते, गालियां देते, किसी के लिए उल्टा सीधा बोलते, तब तो बात थी। अगर हमने पार्लर वाली का सम्मान किया तो हमने आप लोगों का भी अपमान नहीं किया कभी, हमेशा जी लगाकर ही बात की। तो फिर क्या तुक था इस तरह की बात करने का? और इसमें 2 लोग शामिल थे। एक अपनी फेक आईडी से कमेंट करके सजेशन देता है, दूसरा उस पर वीडियो बना देता है। तो साथियों, इन्हीं सब चीज़ों को जो है गुणा भाग करके गणित लगा के मुझे पता चला कि ये कोई आम पब्लिक नहीं है, ये इन यूट्यूबरों की फेक आइडिया ही हैं, जो अपने ओरिजिनल चेहरे को बचाने के लिए अपनी झूठी आईडी से अपने लिए ही कमेंट करते हैं। और तभी फिर मैंने जो है इनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया कि कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कुछ सोच के आया था जवाब देता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है। समय बड़ा बलवान है और अपने हिसाब से वो देख लेगा, और वही हो रहा है। हाँ, एक बात आज जरूर मैं खुल के ये कहूँगा, पंकज भाई ने भी वीडियो डाला, मैं गलत था, अब पंकज भाई भी गलत हो जाएंगे क्या? पार्लर वाली ने जो भी किया शुरू से, मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ कि वो उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। पार्लर वाली का इसमें दोष नहीं था। पार्लर वाली का दोष केवल इतना ही था कि उनकी शिवानी के साथ लड़ाई हुई, उन्होंने शिवानी को या शिवानी की मम्मी के लिए गलत कहा, तो उसका जो है उनको दंड मिला, उनके ऊपर मुकदमा हो गया। आज वो उसको लड़ भी रही हैं, उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो ये केवल मैटर उतना था। उस समय तक पार्लर वाली किसी भी यूट्यूबर को जानती थी? उस समय तक पार्लर वाली को कोई जानता था? पार्लर वाली ने सभी को जानना कैसे शुरू किया? जब उनके पास हजारों कमेंट आने लगे, उनके लिए तमाम वीडियो बनने लगे, जब उनको गालियां दी जाने लगी, तब फिर उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया के हिसाब से गालियां देना शुरू किया। उन्होंने आज तक किसी आम पब्लिक के आदमी को या किसी ऐसे आदमी को तो गालियां नहीं दी जिसको वो जानती नहीं है, लेकिन उनको जो है सारे यूट्यूबरों ने गालियां दी। उनके खानदान को पहले गालियां दी, तब उन्होंने दूसरे को गालियां दी। तो उन्होंने जो किया वो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। भाई, कोई आदमी अपनी तरफ से पहले कैसे गाली दे देगा? थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि जैसे शिवानी का पार्लर वाली के साथ विवाद हुआ, अब पार्लर वाली हमें तो जानती नहीं है, और हमने फिर जो है एक वीडियो डाला पार्लर वाली के लिए और उनको उल्टा सीधा बोला। तो जब हमने पहले डाला तभी तो पार्लर वाली ने ये जाना कि सामने वाला कोई एक व्यक्ति है जो हमारे लिए गलत बोल रहा। फिर जितना गलत हमने बोला उस हिसाब से उतना ही गलत उन्होंने बोला। तो ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। अगर आपके गाल पे कोई मच्छर बैठ जाए, अगर वो काट ले, तो आपका हाथ बिना कुछ सोचे समझे गाल पे चला जाएगा। तो यही हुआ पार्लर वाली के साथ। उन्होंने जो कुछ किया वो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। चारों तरफ से वो घिरी हुई थी, और जब वो घिरी हुई थी तो वो सबका मुकाबला अकेले कर रही थी। तो इस हिसाब में जो है कभी कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, किसी के लिए ज़्यादा बोल दिया, किसी के लिए कम बोल दिया। लेकिन मैं तो शुरू से ही उनको ही समझाने का प्रयास करता रहा और सभी को समझाने का प्रयास करता रहा। लेकिन पार्लर वाली ने जो गालियां दी लोगों को नहीं दी, जो उन्हें दे रहे थे उनको, तो ये सबको दिखाई दिया। लेकिन आज तक किसी भी यूट्यूबर ने ये नहीं कहा दूसरे लोगों से कि आपने शुरुआत ही क्यों की, आपने क्यों शुरुआत की उनको गालियां देने की। उनका शिवानी के साथ मैटर था, वो अपना देख रही थी। लेकिन लोग तो यहाँ पर जो है इस तरह से ठेकेदार बन गए कि शिवानी ने तो ऑफिस अभी खोला है, लेकिन लोग तो पहले से ही ऑफिस खोल के बैठ गए। प्रमाण पत्र बांटने लगे कि कौन शिवानी का सपोर्टर है, कौन शिवानी का विरोधी है। अपनी तरफ से प्रमाण पत्र बांटने लगे। मतलब इतना ज़्यादा जो है सपोर्ट करने का मैं तो कहूँगा ढोंग वो भी नहीं करते जो जिनको शिवानी पेमेंट करती है। जैसे गोरेलाल भाई हो गए, सीमा के यहाँ के लोग हो गए, जिनको मतलब शिवानी ने खुद अपने वीडियो में स्वीकार किया कि वो उनको कुछ मंथली या मतलब उनकी मदद करती हैं। तो इतना बुरा तो उनको भी नहीं लगा जितना इन लोगों को लगा। शिवानी ने तो अपने 1-2 वीडियो के बाद उस मैटर को जो है ऑफलाइन अपना देखना सुनना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी उसकी चर्चा भी नहीं की। लेकिन इन लोगों ने बराबर उस मामले को जिंदा रखा, पार्लर वाली को पिन करते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं समझाने का काम बिल्कुल बंद कर दूंगा, नहीं समझाऊंगा किसी को भी। क्यों समझाऊं भाई, जब मेरे समझाने का लोग अर्थ ये निकालते हैं कि मैं ज्ञान बांट रहा हूं। अभी मेरे साथ 2 दिन पहले जो हुआ, जो ये केवल एक चिड़ की वजह से हुआ। ये कोई आम पब्लिक का आदमी नहीं था, ये उसी ग्रुप का एक सदस्य है जो ये नहीं चाहता है कि मैं पार्लर वाली को समझाऊं भी।
उसे मेरी बातें ज्ञान लगने लगती हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मैं अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगाए हूँ। तो साथियों, रात बहुत हो गई है, इस वीडियो को कंटिन्यू कल करूँगा। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शराफत का मुखौटा जो लगा है तो इसको लगा ही रहने दीजिए। अगर ये मुखौटा उतरा तो जिंदगी का चेहरा आप देख नहीं पाओगे। तो इसलिए जो शराफत का मुखौटा है उसको लगा ही रहने दीजिए। और चलते चलते एक बात और कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि जब बराबरी ना कर सको तो बदनामी शुरू कर दो, लेकिन कहने वाले ये भूल जाते हैं कि बदनामी से हम बदनाम हो सकते हैं लेकिन नाकाम नहीं हो सकते। तो साथियों, कमेंट करके इस वीडियो के विषय में आप अपनी राय जरूर बता देना। कोई सवाल हो तो बेधड़क पूछना, सभी का उत्तर मिलेगा और ये वीडियो कंटिन्यू जारी रहेगा पार्ट 2 में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।